हेलो एवरीवन, दिस इज जगदीश चौधरी। वेलकम टू मिस्टिकल गुरुकुल। पावर शेयरिंग का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी, जहाँ पे हमने उसका इथनिक कॉम्पोजिशन देखा था, कितने परसेंट लोग वहाँ पे रहते, रिलीजन, लैंग्वेज, सारे के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पॉसिबिलिटी डिस्कस की, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी क्या वहाँ पे अकोमोडेशन देखने को मिलता है या वहाँ पे पार्टीशन देखने को मिलता है ना। तो वही हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, दैट इज मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, है ना। तो व्हाट डज इट मीन मेजोरिटेरियनिज्म? अगर आई एस एम लगा है तो ऑब्वियसली एक बिलीफ और एक आइडियोलॉजी होगी। अ बिलीफ दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल इन अ कंट्री whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority। इसे समझना, मेजोरिटी मीन्स जिसका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, जिसका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कम है, दैट इज माइनॉरिटी, है ना। तो मेजोरिटी जब अपने हिसाब से रूल करता है, अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है जो उनके फेवर में हो, बाय डिसरिगार्डिंग विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के विशेस को और नीड को सुना नहीं जाता है और अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, दैट इज मेजोरिटेरियनिज्म। ओके। अगर अगर देखेंगे इंडिपेंडेंस कंट्री इन 1948, श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंस हुआ, है ना। और सिनाला डोमिनेटेड था। जब इलेक्शन आगे आया तो उसमें सिनाला डोमिनेटेड था, तो तुरंत उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म मेजर्स लेना स्टार्ट कर दिए। यही क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द स्टेप टेकन बाय द सिनाला कम्युनिटी टू क्रिएट अ सुपरमसी, है ना। उन्होंने सुपरमसी क्रिएट की थी, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए थे, 1 2 3, 3 स्टेप्स है, आपको आंसर में लिखना है वन बाय वन, है ना। तो फर्स्ट 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिनाला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग द तमिल। तो सिनाले के अलावा तमिल लैंग्वेज भी थी, बट जब इन्होंने रूल बनाया सिनाला कम्युनिटीज ने, तब सिर्फ सिनाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। मीन्स जो भी कंट्री में व्यवहार हो गए वो इस लैंग्वेज में हो गए, है ना, इस लैंग्वेज में बोला जाएगा। बट ये लैंग्वेज तमिल की है ही नहीं, है ना। श्रीलंकन तमिल की लैंग्वेज तमिल है। ओके, तो ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है पॉलिसीज दैट फेवर सिनाला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स, है ना। ये यूनिवर्सिटी पोजीशन एट गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे फेवर किया जाएगा सिर्फ सिनाला कम्युनिटीज को, यहाँ पे डिसरिगार्ड किया जाएगा तमिल्स को। ओके, मीन्स एक टाइप का रिजर्वेशन दिया है सिर्फ सिनाला कम्युनिटीज को। वो मेजोरिटी में होते अलावा भी रिजर्वेशन तो माइनॉरिटी को दिया जाता है, फिर भी यहाँ पे मेजोरिटी सिनाला है, फिर भी उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो ऑब्वियसली दिस इज अ मेजोरिटेरियनिज्म। थर्ड है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। अगर हम बात करेंगे सिनाला कम्युनिटीज का रिलीजन क्या है, हमने डिस्कस किया था, दैट इज बुद्धिज्म, है ना। तो बुद्धिज्म को प्रोटेक्शन और फोस्टर करने की बात की जा रही है। और भी रिलीजन थे, है ना, श्रीलंका में और भी रिलीजन थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, क्रिश्चियंस थे, हमने देखा है ना। बट सिर्फ प्रोटेक्शन किसको मिला है? बुद्धिज्म को, जो कि मेजोरिटी में है फिर भी, है ना। दीज 3 पॉइंट्स दैट शो दैट सिनाला कम्युनिटी फॉलोज द मेजोरिटेरियनिज्म मेजर्स, है ना। उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म के मेजर्स को फॉलो किया है ना। और नेचर का लॉ अगर पता होगा आपका, अगर इंडिया की बात की जाए, वर्ल्ड की बात की जाए, मतलब जब जब भी किसी पर अत्याचार हुआ तो उस टाइम पे उसी प्लेस से कोई एक करिज्मेटिक लीडर बाहर आया जो उसके खिलाफ रिवोल्ट करता है, रिवॉल्यूशन करता है। तो इसके केस में भी वैसे ही है, इतना सहने के बाद तमिल पीपल रिवोल्ट करते हैं, है ना। इंडिया का भी केस ले लो आप, जब मुगल आए थे तो वहाँ उस टाइम पे भी काफी सारे करिज्मेटिक लीडर्स बाहर निकल के आए थे, लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो गई, राणा प्रताप की बात हुई, जिन्होंने रिवोल्ट किया, रिवॉल्यूशन किया, युद्ध लड़े काफी सारे, है ना। अगर हम इंडिया, पर्टिकुलर इंडिया ब्रिटिशर्स की बात करेंगे, जब ब्रिटिशर्स आए वो इंडिया के लोगों को, सिटीजन पे अत्याचार कर रहे थे, तभी भी काफी सारे करिज्मेटिक लीडर निकल के आए, लाइक महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह, है ना, सुखदेव, राजगुरु, ये काफी सारे लीडर्स वहाँ पे। और इसके अलावा भी काफी सारे लीडर्स हैं जो निकल के आए थे, जिन्होंने रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, रिवोल्ट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, है ना। तो यहीं पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉजेज ऑफ दिस मेजर्स। नाउ यहाँ पे आती है, इसको हम बोल सकते हैं रिएक्शंस ऑफ तमिल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इतना सारा सहने के बाद रिवॉल्यूशन होना निश्चित था, है ना। तो देखते हैं कॉजेस ऑफ दिस मेजर्स, जो मेजर्स सिनाला कम्युनिटी लिए थे उसके क्या इम्पैक्ट देखने को मिला, और उसको हम बोल सकते हैं क्या रिएक्शन आया तमिल के साइड से। तो देखते हैं फीलिंग ऑफ एलियनेशन, है ना। फीलिंग ऑफ एलियनेशन मीन्स किसी का सपोर्ट ना मिलना, जैसे कि तमिल देख रहे थे श्रीलंका में, कैसे
सिनाला कम्युनिटी जब पावर में आया तो वो अपने लिए रूल्स बना रहा था, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट कर रहा था, अपने कम्युनिटीज को रिजर्वेशन दे रहा था, अपने लैंग्वेज को वो ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर रहा था, है ना। तो उस टाइम पे क्या हुआ, इनके लिए कुछ भी रूल्स नहीं बन रहे थे, तो उनको एक मन में आया कि हम एलियनेट है, हम इस कंट्री में रह के भी हमारे लिए कुछ लॉ नहीं बन रहे, मीन्स हम एक एलियनेट है, हम अलग हो गए, हमें किसी का सपोर्ट नहीं है, उसे बोला जाता है फीलिंग ऑफ एलिनेशन। और वही श्रीलंका में देखने को मिला। नेक्स्ट, लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो रिवोल्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, पार्टीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं, लोग रास्ते पे उतर जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, रिवोल्ट करते हैं और मांग करते हैं रीजनल ऑटोनॉमी की, है ना। रीजनल ऑटोनॉमी क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर ये कंट्री है, यहाँ का पर्टिकुलर पार्ट है श्रीलंकन तमिल्स, ओके। तो यहाँ पे इनको कुछ फ्रीडम दिया जाता है, कुछ ऑटोनॉमी दी जाती है ना। मीन्स अगर इंडिया का एग्जांपल लेंगे, इंडिया में जम्मू और कश्मीर को स्पेशली ऑटोनॉमी दी गई थी, जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस वो खुद बना सकते हैं, उसे बोला जाता है ऑटोनॉमी, ओके। तो उसकी मांग की तमिल्स ने, है ना। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, जो उन्होंने मेजोरिटेरिज्म को फॉलो किया था, उसमें रूल्स उन्होंने बनाए थे कि रिजर्वेशन किसे दिया जाएगा, सिर्फ सिनाला कम्युनिटीज को। तो यहाँ पे इक्वालिटी की बात की जा रही थी, है ना, इन सिक्योरिंग एजुकेशन और जॉब में दोनों कम्युनिटीज को सेम एजुकेशन और सेम जॉब मिलना चाहिए, पावर को इक्वली शेयर करना चाहिए, इसकी मांग की तमिल ने। By 1930, several political organizations were formed demanding independence Tamil elam in northern and eastern part of the श्रीलंका। अगर हम देखेंगे श्रीलंका का मैप में देखो यहाँ पे, अगर ये श्रीलंका है, दिख तो नहीं रहा, बट ये वाला पार्ट है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न वाला, मीन्स ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपको ग्रुप्स बनते हुए देखने को मिलते हैं, आगे जाके ये टेररिस्ट ग्रुप बन जाते हैं, है ना। इंडिपेंडेंट तमिल एलम इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका, ओके। आगे जाके यही जो एलम है, यही जो स्टेट है, वो आगे जाके एक टेररिस्ट ग्रुप बन जाता है, उसकी एक अलग स्टोरी है, किसी और लेक्चर में देखेंगे हम, ठीक है। टर्न इनटू अ सिविल वॉर, है ना। थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स ऑफ बोथ द कम्युनिटी हैव बीन किल्ड। दोनों तरफ से रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा था, एक तरफ से सप्रेशन देखने को मिल रहा है, एक तरफ से रिवॉल्यूशन एंड रिवोल्ट देखने को मिल रहा है। तो इसके बीच में जो युद्ध हो रहा था, उसके वजह से काफी सारे लोग मर रहे थे, है ना। सेकेंड, मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज अ रिफ्यूजीज। काफी लोगों को उस पर्टिकुलर प्लेस से भागना पड़ा, दूसरे कंट्री में जाके एज अ रेफ्यूजी वहां पे रहना पड़ा। काफी सारे लोगों का लाइवलीहुड खत्म हो गया, है ना। टेरिबल सेटबैक टू द सोशल एंड कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। सेटबैक मीन्स सोशली सेटबैक हो गया, पीछे गए, इकोनॉमिकली, क्योंकि कभी भी वॉर होता है, सिविल वॉर होता है, तो उसमें काफी सारा खर्च हो जाता है ना। कल्चर तबाह हो जाता है, सोशली लोग इधर उधर चल, कंट्री का एक लोकेशन को छोड़ के दूसरे लोकेशन पे चले जाते हैं, तो सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली टेरिबल सेटबैक देखने को मिला, है ना। तो अगर अगर हम इसे एनालाइज करें, अगर पावर इक्वली शेयर की जाती, है ना, श्रीलंका में, तो ऑब्वियसली ये सिविल वॉर हमें देखने को नहीं मिलता, ओके। दैट इज द ऑल स्टोरी ऑफ द श्रीलंका, जहाँ पे पावर शेयरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर इक्वल पावर शेयर की जाती, है ना, तो ऑब्वियसली सिविल वॉर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सिनाला कम्युनिटीज ने ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जो ऑब्वियसली तमिल के खिलाफ थे, ओके। दैट्स व्हाई ये सिविल वॉर देखने को मिला। नेक्स्ट हम देखते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम, है ना। सेम श्रीलंका का जो एग्जांपल देखा, उसके उल्टा यहाँ पे मेजर्स लिए जाते हैं, यहाँ पे कुछ इनोवेटिव मेजर्स लिए जाते हैं, है ना। देखो, किसी भी डाइवर्सिटी को हैंडल करने के लिए इनोवेटिव मेजर्स की जरूरत है। जैसे कि इंडिया के एग्जांपल ले लो, इंडिया के एग्जांपल में काफी सारे रिलीजियस ग्रुप एक साथ में रह रहे हैं, है ना। 79.8% हिंदू है ना। 14.2% इस्लाम है, इंडिया की बात हो रही है ना। 2.3% यहाँ पे क्रिश्चियन देखने को मिलते हैं, 1.7% सिख देखने को मिलते हैं, 0.7% बुद्धिज्म है और 0.4% यहाँ पे जैनिज्म है। इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारे कंट्री में यूनिटी देखने को मिलते हैं, उसका आपको प्राउड फील होना जरूरी है, उसको प्राउड हमें होना चाहिए। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारे कंट्री में यूनिटी देखने को मिलती है। इसका एक में अगर क्रेडिट दिया जाए तो हमारे लीडर्स है,
जिन्होंने डेमोक्रेटी हमारे कंट्री में लाया। डेमोक्रेटी में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है जहाँ पे इक्वालिटी की बात होती है, राइट टू इक्वालिटी की बात होती है ना। स्टेट कैन, आर्टिकल नंबर 15 की बात होती है जहाँ पे स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। तो ये काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए जिसका क्रेडिट हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को देते हैं, है ना। नेक्स्ट अगर देखेंगे बेल्जियम का, तो यहाँ पे डिफरेंट पाथ फॉलो हुआ है ना। डिफरेंट पाथ, एक मिनट, डिफरेंट पार्ट दैट इनोवेटिव मेजर्स। क्या इनोवेटिव मेजर्स बेल्जियम में लिए गए थे? अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स लाइव टुगेदर, है ना। 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। क्यों चेंज किया? क्योंकि सारे ग्रुप्स को वहां पे पावर को इक्वली शेयर करना था, तो 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया और सबको इक्वली पावर देने की बात हुई थी, है ना। नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शाल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम बात करेंगे बेल्जियम की, तो बेल्जियम का हमने देखा था 59% कंट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे डच स्पीकिंग है, 40% फ्रेंच स्पीकिंग है और 1% जर्मन है। तो यहाँ पे बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने बनाया जहाँ पे दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव का दर्जा दिया गया है। मीन्स तुम्हारे भी सेम मिनिस्टर्स हो गए, हमारा भी सेम मिनिस्टर्स हो गया, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। तो अगर डिसीजन लेने की बात आएगी तो दोनों कम्युनिटीज साथ में मिलकर डिसीजन लेंगे, है ना। कितना अच्छा है ना ये, यहाँ पे पीस देखने को मिलता है। थर्ड है many power of the central government have been given to the state government of the 2 region of the country. The state government are not subordinate to the central government. यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका बेल्जियम, है ना। यहाँ पे 2 ग्रुप है, फ्लेमिश रीजन, है ना, और एक है वेलोनिया। एक तो बड़े लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट इन्होंने बना दी थी जहाँ पे दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रखे गए, डच के भी और फ्रेंच के भी। जर्मनी बोल रहे हो भाई हमारा क्या है ना। बट अगर देखेंगे तो 1% है तो उतना कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। बड़े लेवल पे देखेंगे तो 2 ही है, डच एंड फ्रेंच, है ना। सेकेंड मेजर्स इन्होंने लिया इनोवेटिव मेजर, दैट इज इसको बोला स्टेट गवर्नमेंट 1, है ना। ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट 2, है ना। सेंट्रल लेवल से कुछ पावर स्टेट को दी गई, स्टेट 1 को दी गई, कुछ पावर स्टेट 2 को दी गई, है ना। ये अपनी स्टेट गवर्नमेंट चला सकते हैं। ये सेकंड मेजर लिया जिसके कारण काफी पीस हमें देखने को मिला बेल्जियम में। नेक्स्ट हम देखते हैं मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये देख लिया हमें। नेक्स्ट Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. The France-speaking people accepted the equal representation in Brussels because the Dutch-speaking community has accepted the equal representation in central government. तो ब्रसल का केस हमने देखा था, ब्रसल में 80% क्या देखने को मिलते थे? फ्रांस, जो कि माइनॉरिटी में थे अगर हम कंट्री की बात करेंगे, और 20% देखने को मिल रहे थे डच। तो यहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हुआ, फ्रेंच को भी जितने रिप्रेजेंटेटिव हो गए उतने ही डच के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, है ना। और बात करें द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेटिव इन ब्रसल। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल उन्होंने एक्सेप्ट किया, 80% है, फिर भी उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेटिव एक्सेप्ट किया। तो डच स्पीकिंग कम्युनिटीज भी एज ऑल कंट्री की बात करेंगे तो उन्होंने भी वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेटिव को एक्सेप्ट किया। और लास्ट है थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट इन्होंने बनी। कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब देखो यहाँ पे देखते हैं, इसको मिटा ही देते हैं पहले, है ना। देखो यहाँ पे ये हो गया डच, ये हो गया फ्रेंच स्पीकिंग ग्रुप, और ये हो गया जर्मन, है ना। कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब ये अपने हिसाब से अपने कम्युनिटी की गवर्नमेंट बना सकते हैं, ये अपने कम्युनिटी की गवर्नमेंट बना सकते हैं, ये अपने कम्युनिटी की गवर्नमेंट। क्यों कम्युनिटी की गवर्नमेंट बनाई जा रही है? क्योंकि कम्युनिटी में जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है वो खुद उस कम्युनिटी की डिस्कस करेगी, है ना। फ्रेंच की बात करेंगे तो फ्रेंच में जो भी प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम, कल्चरल प्रॉब्लम, वो
कम्युनिटी गवर्नमेंट लेवल पे सॉल्व किए जाएंगे। दैट्स वाई एक कम्युनिटी गवर्नमेंट यहाँ पे बनाई गई। यहाँ पे जर्मनी को रिप्रेजेंटेटिव मिल गया है ना, जर्मनी को एक अलग गवर्नमेंट मिल गई। तो ये था 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे 3 अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट बनाई गई। यही आपको क्वेश्चन आएगा 3 नंबर पे आ सकता है ना, कि बेल्जियम मॉडल कैसा था। कैसा था? इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर हम बात करेंगे वहाँ पे, एक मिनट, अगर हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेटेड कैसे हुआ, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट बनी है, स्टेट लेवल पे एक गवर्नमेंट बनी है, कम्युनिटी लेवल पे एक गवर्नमेंट बनी है, तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स वर्क्स वेरी वेल, है ना। इसने काम बहुत अच्छा किया। काम क्या कि इसने अवॉइड सिविल वॉर, जो कि श्रीलंका में देखने को मिला। श्रीलंका में क्या देखने को मिला? पावर इक्वली शेयर नहीं की गई, वहाँ पे सिविल वॉर देखने को मिला। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मर गए, काफ़ी सारे लोगों की लाइवलीहुड चली गई, टेरिबल सेटबैक देखने को मिला वहाँ पे। यहाँ पे वैसा देखने को नहीं मिला। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मॉडल था, 3 गवर्नमेंट अलग अलग बनाई गई थी, बट वहाँ पे सिविल वॉर तो नहीं हुआ, है ना, पार्टीशन नहीं देखने को मिला। ओके, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ द यूरोप कम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्रसल वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर। जब यूरोपियन यूनियन की बात करने का है, जब यूनियन मतलब मिलके एक यूनियन बनाया जाता है, यूरोपियन यूनियन मतलब मिलके एक यूनियन बनाया जाता है, जहाँ पे एक करेंसी की बात की जाती है, डिफेंस में एक दूसरे की सहायता की बात की जाती है। तो वहाँ जब वो यूरोपियन यूनियन बना तो ब्रसल को उसका हेडक्वार्टर चुना गया। क्यों चुना गया? क्योंकि बेल्जियम एक मॉडल था, है ना, कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी वहाँ पे यूनिटी हो सकती है। ये बेल्जियम ने दर्शाया था अदर कंट्रीज को, दैट्स वाई उसको ये दर्जा मिला।